नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन डेली लाइफ एवरीडे लाइफ में पीएच स्केल। कोई घुमाना फिराना नहीं, वास्तव में जो है वही जानकारी देना। ये शुरू से ही मैंने रखा है कि सारी बेसिक जानकारी पहले, उसके बाद पढ़ाई, जिससे कि वो आपको कंसेप्ट क्लियर रहे और बाद में काम आ सके। तो शुरू करते हैं आज पीएच स्केल। पीएच स्केल सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ये वर्ड है, एक जर्मन शब्द है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं हमारी भाषा का नहीं है, ये जर्मन शब्द है। और जर्मन शब्द में इसका अर्थ होता है पोसांस या पोटेंस। अब इसमें जब हम पोटेंस में बात करेंगे तो पोटेंस का मतलब इसको हम कहेंगे पोसांस। पहले इसको समझ लेते हैं पीएच पूरा है क्या है। अब पोसांस या पोटेंस की जब हम बात करें तो ये कहता है एच या हाइड्रोजन आयनों का कितना सूचक है, इंडिकेटर है, उनकी कितनी कंसंट्रेशन है या सांद्रता है। तो ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है। अब इसमें ये क्लियर हो गया कि P शब्द का मतलब पोटेंस और H का मायने हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। अब देखिए आगे इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले सन 1909 में किन्होंने दिया था? 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने, सोरेनसन वैज्ञानिक ने पीएच स्केल दिया था, सबसे पहले बनाई थी उन्होंने पीएच स्केल। अब पीएच स्केल बनाई और इसके बारे में बताया। अब उनके अनुसार इसके मायने क्या थे? तो उनके अनुसार इसके मायने थे कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम या लघु गुणक पीएच कहलाता है। इसको परिभाषा है, तो इसमें तो अपन कोई फेरबदल कर नहीं सकते कि आप मेरे चैनल पे आए तो कुछ मिलेगी। सोरेनसन ने जो कहा वो सोरेनसन ने कहा वही रहेगा, बदलेगा नहीं। उनके अनुसार पीएच का मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम लघु गुणक पीएच कहलाता है। तो इसको हम एज इट इज ही रखेंगे, इसमें कोई मेरा विशेष नहीं है या किसी और गुरुजी का कोई विशेष नहीं है एज इट इज। तो ये पीएच यानी कि इसको हम कहेंगे -log10 यानी ऋणात्मक लॉगरिथम। अब ऋणात्मक लॉगरिथम है किसका? H प्लस आयनों का। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ और मैंने चिकना चुपड़ दिया, वो आपको अच्छा लगा। हकीकत बता रहे हैं, जो है वही बिल्कुल एज इट इज रखेंगे। ऐसा नहीं कि साहब कुछ शब्दों के जाल बुने। अब इसमें क्या होता है, चूंकि हमारे जो विलयन है उसमें H प्लस आयन नहीं होते हैं, मुक्त नहीं होंगे वो, और ये जलयोजित होकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं H3O प्लस। वैसे मैं आपको ये बताता रहता हूँ कि कहीं कहीं पे हम जब लिखते हैं तो जैसे हम लिखते हैं OH माइनस, तो इसमें ये जो नेगेटिव चार्ज है ये H पर कभी भी नहीं होगा, ये हमेशा ऑक्सीजन पर आएगा। उसी तरह से जब हम H3O प्लस लिख रहे हैं तो ये ऑक्सीजन के ऊपर नहीं है, हाइड्रोजन के जुड़ने से है। तो ये हाइड्रोनियम आयन बनेंगे और पीएच का मान इसमें होगा, पीएच दोबारा से देख लेते हैं, पीएच बराबर -log10 और फिर ये आगे चल करके इसमें आएगा हमारे, अब यहाँ पर तो हम ले रहे थे H प्लस, अब यहाँ पर लेंगे इनको H3O प्लस। यानी कि ये हो गया हमारे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी पीएच का मान उतना कम होगा। यानी उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान 7 होता है और उदासीन जल में कहें हम तो H प्लस और OH माइनस आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ या 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर होती है। अब इस स्थिति में हम बात करें तो इसका
पीएच मान क्या होगा, इससे हम इसको देखेंगे लॉग के रूप में। तो इसको कैसे देखेंगे, जैसे हमारे पास है पीएच या पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच का मतलब पूरा नाम पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो उस स्थिति में पीएच बराबर माइनस, अब इसको हम पूरा का पूरा सॉल्व कर देते हैं, log 1 इंटू टेंस टू पावर -7। अब हम जानते हैं कि जो log की घात होती है माइनस वाली वो आधार में चली जाती है, तो ये चला जाएगा हमारा 7 log 7 घातांक इसमें चली गई और 10 आधार में रह गया, वो घातांक हमारी इधर आ गई। तो इस स्थिति में क्या होगा, pH वैल्यू हो गई 7, यानी log 10 का मान 7 रह गया। अब स्थिति इसमें हम देख सकते हैं कि pH 7 है, pH का मान यदि 7 है या 7 से कम है, चलिए अलग अलग लिख लेते हैं, 7 से कम है, इस स्थिति में हमारा जो विलयन या सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। अब यहाँ पर तो विलयन हमारा अम्लीय है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ गई है। अभी पीएच स्केल भी देखेंगे और साथ ही साथ कोई ऐसा आप जो भी इसमें स्थिति होगी उसको भी क्लियर करेंगे। अभी देखिए पीएच वैल्यू जब 7 है उस समय हमारा विलयन उदासीन होगा, और pH वैल्यू 7 to 14, ये हमारा pH स्केल जो सोरेनसन ने बताया था, ये हमारा 0 से और 14 के बीच में चलता है और इसमें 7 हमारा बिल्कुल मिड पॉइंट है। अब इसको स्केल बना के अभी देखते हैं। अब इसमें देखेंगे हम 14 तक में विलयन कैसा रहेगा, क्षारीय होता है। इस स्थिति में विलयन क्षारीय होगा। अब इसके प्रभाव हैं, उनके जो नुकसान हैं, उनके फायदे हैं दैनिक जीवन में, उसको भी हम समझेंगे। उसके लिए एक आपने विशेष बात सुनी भी होगी कि इसके वजह से अम्लीयता की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो आगरा के ताजमहल में भी खतरा हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और हमारे ताजमहल यानी कि हमारे दांतों में भी नुकसान हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। आप थोड़ा सा इसको चाहें तो नोट कर लें, समरी रूप में है बिल्कुल। अब हमने सोरेनसन का स्केल बना लिया है पहले, जिससे कि ज़्यादा आपका समय भी बचे और डाटा भी बचे। भाई ध्यान तो रखना पड़ेगा, आप मेरे व्यूअर हैं तो। अब देखिए, अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे सोरेनसन के स्केल के अनुसार जैसे ही हम इसको देखते हैं पीएच स्केल को, तो जैसे जैसे हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन हमारा क्षारीय होता है, और जैसे ही हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती है या हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो हमारा विलयन अम्लीय होता जाता है। और ये यहाँ पर होता है इसमें 0, यहाँ पर 7 और ये 14, यानी कि इस स्थिति में यहाँ पर विलयन उदासीन रहेगा, जहाँ पर विलयन में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों एक बराबर हैं, दोनों की विलयन में बराबर सांद्रता है। तो अब हम देखेंगे कुछ विलयन की जो परास होती है वो हमारे क्या रहती है और उनकी क्या स्थिति रहती है। अब देखते हैं हम अम्लीय पदार्थ कौन कौन से हैं और आगे चल के हम उनका प्रभाव भी देखेंगे। अब जैसे आता है इसमें अम्लीय में हमारे आता है, सबसे मुख्य उदाहरण आता है HCl, और क्षारीय में आता है NaOH। अब 10वीं के स्तर की जब हम बात कर रहे हैं तो इनके सारे शब्दों को डिटेल बोल करके और आपका समय खराब करना उचित नहीं समझता हूँ। बाकी आप कमेंट करेंगे तो मैं सारे आगे से इनको विस्तृत रूप में भी लिया करूँगा, तो वो आपके कमेंट ही बताएंगे भाई मुझे कि आपको क्या पसंद है। चलिए, अब HCl के बाद आता है हमारे जठर रस, जो आमाशय में होता है, यानी HCl का ही बहुत ही डाइल्यूट रूप है ये। इसके बाद इसमें हमारे दूध भी अम्लीय होता है थोड़ा सा ना, और दही, फिर आ जाते हैं हमारे नींबू का रस है, टमाटर, संतरा,
और उदासीन में आ जाता है हमारे सबसे बेहतर उदाहरण शुद्ध जल का। फिर बात करें क्षारीय में NaOH के साथ में हमारे कौन कौन से आते हैं, कुछ उदाहरण आते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा ब्लड। वैसे ब्लड से संबंधित वीडियो आपके लिए चैनल पर उपलब्ध है, उसके विस्तृत डिटेल, उसके ब्लड ग्रुप वगैरह के बारे में आप देखना चाहें तो बहुत ही अच्छा वीडियो आप देखिएगा एक बार और बताइएगा। इसके बाद हम देखते हैं साबुन का जो पानी होता है ये भी क्षारीय होता है। फिर इसमें हमारे एक उदाहरण आता है जो हम कोक वगैरह पीते हैं या सोडा युक्त शीतल पेय। और आता है इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्षारीय विलयनों के उदाहरण हैं कुछ जो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। अब इनको आप थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर हम देखेंगे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है या फिर उसके कुछ ऐसे विशिष्ट उदाहरण जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे हमारी कक्षा स्तर पर चाहे हमारे भविष्य में कंपटीशन के लिए। अब हमारे दैनिक जीवन में हम देखेंगे कुछ जो परेशानियां आती हैं अम्ल और क्षार के द्वारा उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे बिल्कुल ही सुलभ उदाहरण है उदर में अम्लता, यानी कि हमारे पेट में जो एसिडिटी होती है, उदर में अम्लता, हमें एसिडिटी हो जाती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यानी कि उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ गई है तो उसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या MgOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यानी ये दुर्बल क्षार है जो थोड़ा सा अम्ल, क्योंकि हमारे पेट में अम्ल भी थोड़ा इतना ज़्यादा डाइल्यूट, मतलब कह सकते हैं कंसंट्रेट नहीं है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट अवस्था में है, तो उसके लिए थोड़ा सा दुर्बल क्षारक उपयोग में लिया जाता है जो एंटासिड के रूप में आप लेते हैं। इनो है और भी कई सारे आ रहे हैं आजकल, तो बहुत सारे आ गए हैं, तो उनके द्वारा इसको उदासीन करके और आसानी से हम आराम पा लेते हैं, जिससे पेट में हमारे जलन दर्द में आराम मिल जाता है। फिर दूसरी स्थिति आती है हमारी दंत क्षय की। अब दंत क्षय की जब हम बात करें तो काफ़ी टीवी पर भी आप प्रचार देखे होंगे और यूट्यूब पर भी बहुत सारे आते रहते हैं कि हमारे जब दांतों में साधारणतः हमारे मुख का पीएच होता है लगभग 6.5 के, यानी मुख का जो पीएच है मुख का पीएच 6.5 के समथिंग होता है, लेकिन जैसे जैसे यानी कि थोड़ा अम्लीय हो गया, 7 से कम है, तो अब ये खाना खाने के बाद में क्या होगा, इसमें कुछ बैक्टीरिया हैं जो भोजन के कणों को वो क्या करेंगे, कंपोज करना शुरू कर देंगे, उनको धीरे धीरे डिकम्पोज करेंगे और वो धीरे 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 हमारे पीएच लेवल को 6.5 से 5.5 पर यानी कि और भी ज़्यादा अम्लीय कर देगा। इस वजह से जब अम्लीय हो जाएगा तो हमारे दांतों का जो इनेमल होता है, अब ये इनेमल इतने ज़्यादा अम्लीयता को सहन नहीं कर पाएगा और गलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि खाना खाने के बाद या तो कुल्ला ढंग से करो या हल्का सा ब्रश करो, जिससे दांत हमारे गले नहीं। बहुत से लोगों को परेशानी आती है कि उनके कम एज में ही दांत खराब होने लग जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें जो थोड़ा सा कि क्षारीय विलयन होता है मुख में, तो उसके बाद उससे हम अगर मुंह की सफाई कर लें तो दंत क्षय को रोक सकते हैं। अब आता है हमारे तीसरा, कीटों का डंक। हमने पहले पढ़ा था कि कुछ जैसे चींटी होती है, चींटी यानी उसको बोला जाता है फार्माइका, यानी उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा क्षार का प्रयोग करके उदासीन करके और आसानी से हम उससे दर्द से राहत पा सकते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मली हम ग्वारपाठे का रस थोड़ा सा उपयोग करते हैं, एलोवेरा, जिसको नॉर्मल काफ़ी आप जानते हो, एलोवेरा का तो आपको पता ही है, क्यों ग्वारपाठा शब्द हो सकता है कि किसी क्षेत्र विशेष में कुछ अन्य नाम से जाना जाता हो, इसलिए आपको
दोहरान कर देता हूँ उसका। अब कीटों का डंक है, मधुमक्खी है, चींटी है, कुछ मकोड़े हैं, इन सब के डंक में क्या है, अम्ल होता है। अब अम्ल है तो उससे जैसे वो हमारे शरीर में जाएगा या संपर्क में आएगा तो जलन करेगा। उसके लिए हम क्षारकीय लवण, जैसे हम कह सकते हैं NaHCO3, इसका प्रयोग करेंगे और इसके प्रयोग से वो अम्ल, डंक में जो अम्ल है ये क्या होगा, उदासीन हो जाएगा, और उदासीन होने के बाद हमें काफी कुछ राहत मिलेगी। इसके लिए हम कर सकते हैं इसका प्रयोग। अब आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, जैसा कि अभी आपको बताया था मैंने, और आपने जिसको देख करके इस वीडियो को क्लिक किया है, कि अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा में क्या होता है कि हमारे आसपास के वातावरण में जब धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस या कुछ ऐसी चीजें जाती हैं, यानी प्रदूषण की वजह से ये हवा में जाएंगी, और जब बादल इनके ऊपर से गुजरेंगे और बारिश होगी तो ये बारिश की बूंदों के साथ मिल जाएगा। और इसकी वजह से एक समस्या, काफी जो प्राचीन इमारतें हैं, जैसे हमारा ताजमहल है, ताजमहल के दक्षिण पश्चिम दिशा में पहले ईंट भट्टे थे, उनको बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनकी धुआं जब ऊपर जाती और बारिश के साथ ताजमहल पर गिरती तो उसकी वजह से ताजमहल में क्या होने लग गया, उसका जो संगमरमर है वो धीरे धीरे क्षरण होने लग गया उसका, यानी गलना स्टार्ट हो गया। इस वजह से वो भट्टों को बंद करना पड़ा, नहीं तो एक ऐतिहासिक इमारत पूरी तरह से खराब हो जाती अब तक। तो उसके लिए हमें प्रदूषण पर नियंत्रण करना होगा। अब प्रदूषण पर नियंत्रण तो काफी थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए, एक तरह से कह सकते हैं विल पावर की जरूरत है। प्रदूषण पर जब हम नियंत्रण करेंगे तो आसानी से हम अपनी ऐतिहासिक इमारतों को बचा पाएंगे। अब आती है हमारे एक इसमें पांचवा बिंदु, काफी महत्वपूर्ण है, मृदा की पीएच। मृदा की पीएच यानी मिट्टी का पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी इसमें हम बात करें तो हम अच्छी फसल लेने के लिए या फिर कह सकते हैं कि मृदा की पीएच का मान ज्ञात करके उसमें जो हम फसल बोने वाले हैं वो अच्छा उत्पादन दे सके, उसका हम चयन कर सकते हैं, यानी कि उत्पादन के लिए फसल का चयन। और आसानी से किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र पर इसकी जांच करवा सकते हैं मिट्टी की। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक, जिनमें हम देखेंगे कि कुछ हमारे एवरीडे लाइफ में जैसे सोडियम क्लोराइड वगैरह हैं, इनका क्या क्या उपयोग है और इनसे हम क्या कर सकते हैं। तो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब करके मोटिवेशन प्रदान करें।